नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हिंदी मंजरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी के लिए हम आपको श्रेय देंगे प्रियंका शर्मा जी को। और मायका, आज की कहानी का टाइटल है मायका, सुधा के ससुराल वाले क्यों ताने देते थे। सुबह घर की सब खिड़कियां खोल देना सुधा को बहुत अच्छा लगता था। खुली हवा, ताजगी और आदित्य देव की रश्मियों में वह अपने मन के खालीपन को भरने की कोशिश करती। हर दिन नई उम्मीदें लाता है। सुधा इस नैसर्गिक सत्य को जी रही थी, लेकिन माँ जी को यह कहाँ पसंद आता। शंख संदेह से के चश्मे से बहू को देखने की उन आदती थी। बिना सोचे समझे वे कुछ भी कह डालती। किस यार को देखती है जो सुबह सुबह खिड़कियां खोलकर खड़ी हो जाती है। कहते हैं तीर तलवार शायद इतनी गहरी चोट ना दे सके जितने शब्द घायल कर जाते हैं। यहाँ जो रोज का किस्सा था, औरत जो थी जिसकी नीयत सबकी सुनने की होती है, इसलिए सुधा उनके कटु शब्द को भुला देती। सच ही तो है, जब विकल्प ना रहे तो सीमा पार कर भी समझौते करने पड़ते हैं। इस समझदारी ने उसे ऐसा तटस्थ बना दिया था जिसे सब पत्थर कह देते थे। कुछ असर नहीं, जो चाहे कहो, लेकिन यह किसे पता था कि उसका अंतर्मन आहत होकर कब टूट बिखर गया, यह तो उसे खुद भी नहीं पता था। उसके मायके को लेकर ससुराल में खूब बातें बनती। रोज रोज के ताने सुधा को अब परेशान नहीं करते। आदत जो बन गई थी, सुनना और पत्थर की मूरत बनी रहना, जिसकी न जबान थी न कान। इस मूरत में भी दिल धड़कता था। यह एहसास शायद अब किसी को नहीं था। सास की फप्तियाँ उसके दिल को छलनी करती, लेकिन फिर भी वह उस मुस्कुराहट से जीती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी अजीब बात है, बहू मुस्कुराए तो बेहया या तमगा पाती है, बोले या प्रतिकार करे तो संस्कारहीन। ससुराल में उसकी एक देवरानी भी थी, प्रिया, बड़े घर की बेटी, जिसके आगे सासू माँ की जबान भी तलुए से चिपकी रहती। जब प्रिया अपने मायके जाती तो सुधा को भी अपने घर की बहुत याद आती। पर जाए तो कैसे, किसके घर जाए वह। रिश्ते इतने खोखले हो चुके थे कि अब कोई एक फोन कर के उसे उसका हालचाल पूछने वाला भी नहीं था। आज जब प्रिया अपने मायके से वापस आई तो उसका मन भी तड़पने लगा। सासू माँ उसके लाए उपहारों, कपड़े, गहने को देख फूली नहीं समा रही थी। ररहर कर सुधा को कोसना जारी था। प्रिया सुधा को अपने कमरे में ले गई, उसे अपने पीहर के मजेदार किस्से बताने लगी। सुधा जैसे अतीत में खोने लगी। अपनी भाभी के कड़वे शब्द उसे फिर याद आने लगे। महारानी जब चाहे मुंह उठाकर चली आती है, जैसे बाप ने करोड़ों की दौलत छोड़ रखी है। प्रिया जा चुकी थी। दोपहर का समय था, इसलिए उदास मन के साथ सुधा बिस्तर पर सुस्ताने लेट गई। अतीत की यादें, कटु स्मृतियां चलचित्र की तरह मन मस्तिष्क में साकार होने लगी। पाप दुनिया से विदा हुए तो पीहर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने ही दोनों भाई बहनों को संभाला था। यह सच था कि उन्होंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सुधा ने छोटे भाई का ऐसा ही ममता भरा प्यार दिया जैसे माँ अपनी माँ से उम्मीद करता है। उम्र में वह 3 साल बड़ी भी तो थी, लेकिन बचपन से उसे बड़ा भी तो बना दिया गया था। मासूमियत छिन गई थी, लेकिन भाई राहुल भी उस पर जान छिड़कता था। समय पंख लगाकर ऐसे उड़ जाता है कि पता ही नहीं चला कि गुड्डियों खेलते खेलते वे कब बड़े हो गए। पापा जल्दी से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। विवान का रिश्ता आया। इंजीनियर, सुंदर सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित परिवार, बस पापा को और क्या चाहिए था। झट से रिश्ता पक्का कर दिया। सुधा खुद गर्जन नहीं थी। उसे अपनी शादी के अरमान खुशी तो दे रहे थे, लेकिन पापा और भाई का ख्याल उसे बेचैन करने लगा।
वह विदा हुई तो फिर कौन संभालेगा घर को। नारी के बिना घर नारी हो सकता है। भाई के प्रति असीम प्रेम और पिता के स्नेह को समझ सुधा ने जिद पकड़ ली। मैं शादी करूंगी तो एक ही शर्त पर, भाई की शादी भी उसके साथ हो। किसे पता था कि प्रेम ही आगे समस्या बन जाएगा, सरल जीवन को कठिन कर देगा, रिश्तों में दूरी बढ़ती जाएगी। सबको झुकना पड़ा और 7 दिनों के अंतराल पर दोनों की शादी संपन्न हो गई। सुधा ससुराल के लिए विदा हुई तो पीहर में उसकी भाभी आ गई। बहुत खुशी थी। सुधा कुदरत ने बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा सुखद दिया जिससे उनकी अधूरी जिंदगी पूर्णता की ओर कदम बढ़ाने लगी। लेकिन जिंदगी इतनी सरल कहाँ होती है। मन का सोच पूरा हो जाए तो क्या कहने। नई जिंदगी में सुधा के सामने यथार्थ की कठोर धारा पर शीघ्र ही दम तोड़ने लगे। विमान बहुत अच्छे समझदार पति थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि वे खुले रूम में अपनी पत्नी का साथ देने की स्थिति में नहीं थे। प्रतिभाशाली होकर भी अभी बेरोजगार थे। दोनों ही सास ससुर पर निर्भर थे, इसलिए मजबूरियों से समझौता समझदारी था। पापा को शायद यह उम्मीद ना रही होगी, इसलिए सुधा की शादी के बाद छुप बेचैन रहने लगे। दूसरी तरफ राहुल भी अपनी पत्नी और पिता के बीच संतुलन बैठाने में पिस रहा था। पापा को दुख ना पहुंचे इसलिए सुधा ने मुंह सिल दिया, लेकिन पापा थे, उसकी आंखों में पड़ जाते। जितना वह छिपाने की कोशिश करती, पापा अनकही बातों को झट से पकड़ जाते। संतान के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है जो बच्चे की हर बात को बिना कहे समझ जाता है। जिंदगी इसका नाम है। अक्सर हम अपने घरों में वही व्यवस्था लागू करने की जिद करने लगते हैं जो बेटियां अपनी ससुराल में जीती हैं। नतीजापन घर में लोग टुटके बिखरने लगते हैं। सच में यह था कि सुधा को कहीं चैन नहीं मिल रहा था। ससुराल में व्यंग्य तानों के बीच पिस रही थी तो मायके में अपने भाई राहुल और पिता के ख्याल से उसकी भाभी ने जो समझदारी दिखाई थी उसके विपरीत आचरण किया। सुधा ना तो माँ बन सकी, ना ही विवान के दिल में स्थान पा सकी। दूरी तटस्थता यत्र चलित कृत्रिम जीवन में उसे आहत करता चला गया। घड़ी ने टन अलार्म बजाया। सुधा जैसे चौंक पड़ी। उसने अपने जिंदा होने का एहसास हुआ। चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। वह उठी, एक गिलास पानी पिया और खाली कमरे में फिर अपने खालीपन खेलने लगी। पुरानी यादें फिर से न चाहते हुए भी उसके आगे नाचने लगी। जब पिता का देहांत हुआ तो वो 12 दिन भी उसने मायके में कैसे निकाले थे, वह कटु अनुभव उसे याद करने लगा। भाई राहुल बेचारा कितनी कोशिश कर रहा था कि दीदी को कुछ महसूस ना हो, लेकिन सुधा कोई बच्ची नहीं थी। वह समझ गई कि पापा के बाद उसका रिश्ता भी इस घर से टूट गया। फिर एक दिन वह अनुभव भी हो गया जिसे सुधा के सारे भ्रम तोड़ दिए। राहुल की जिद पर वह मायके चली गई। भाई के साथ बहन को देख भाभी का मुंह फूल गया। रात को सुधा ने उनके कमरे में आती तेज आवाज को सुन लिया। राहुल अपनी पत्नी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खींच उठा था। उसकी बीवी ने साफ साफ शब्दों में अल्टीमेट में दिया, अगर यह बेहया मुझे दोबारा यहाँ दिखी तो समझ लेना उसी क्षण फांसी के फंदे से झूल जाऊंगी। मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो? मुझे पता है यह मायके में क्यों मंडराती है। पूरी संपत्ति हड़पने के बाद तुम्हें सड़क पर ना ला दे तो कहना। इसके बाद शायद हाथापाई भी हुई होगी। राहुल यह बात कैसे सहन कर पाता। नफरत से सुधा तड़प उठी। छी, क्या कोई ऐसी नीच सोच सकता है। पूरी रात सुधा ने जागते निकाल दी। वह घर जिसमें पली बढ़ी थी अचानक जहर की तरह चुभने लगा। सुबह होते ही वह बिना कुछ कहे वापस अपनी ससुराल आ गई। उसे इंतजार था कि राहुल आएगा माफ़ी मांगने, लेकिन वह नहीं आया। अब सुधा को अपनी फैसला सही
लगने लगा भाई भाभी भी अपनी ज़िंदगी में वह दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह कभी नहीं। खून के रिश्ते पानी हो गए। राखी का त्यौहार आया, भाई दूज भी, लेकिन मायके से कोई बुलावा न आया। कहना आसान होता है, लेकिन भाई की सूरत देखने को सुधा भी तड़पती। अब उसने अपना मुंह सिल लिया। किसी से कोई शिकायत नहीं। 1 साल बीत गया। विवान को अच्छी नौकरी मिल गई। अब सुधा की हालत भी पहले से बेहतर होने लगी। विवान उसे नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बूझेपन में अब उम्मीद फिर से जगाना मुश्किल लगने लगा था। आज फरवरी की 22 तारीख थी। वैसे तो खास दिन उसका जन्मदिन था, लेकिन यहाँ किसी कद्र थी उसकी। सुबह के 8 बजे थे। विमान अभी भी सो रहे हैं। सासू माँ व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुधा ने खिड़की के बाहर देखा। अचानक उसका रोम रोम खिल उठा। अपनों का प्यार सैलाब बन फूट कर बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर राहुल और भाभी खड़े थे। सुधा चकचकाते हुए दौड़ी। हैप्पी बर्थडे दीदी। राहुल ने पैर छूते हुए दी को शुभकामनाएं दी। भाभी भी उसके पैर छू रही थी। स्नेहहीन क्षणों में कटुता क्षण भर में छूटकर छूमंतर हो गई। सास और प्रिया आश्चर्यचकित थे। राहुल आज उन सब के लिए उपहार लाया था। सुधा किचन की तरफ दौड़ी। ससुराल में बहू का सबसे बड़ा मेहमान भाई होता है। सुधा के मन पर जमी बर्फ बहने लगी थी। भाभी भी उसका हाथ बांटने रसोई में आ गई। दोनों खिलखिलाकर ऐसे बातें करने लगे जैसे पहली बार मिले हों। विमान भी उठ गए। नाश्ते की तैयारी होने लगी। मौका देख विमान ने सुधा को बाहों में भर चूम लिया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? सुधा कुछ पूछती उससे पहले राहुल आ गया। बोला दीदी यह लो, आप सब की कीमती गिफ्ट मुझे जीजू ने ही सजेस्ट किया। सुधा के पैकेट खोलने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। एक बड़ी सी फ्रेम की हुई पापा की तस्वीर, जिसमें उनकी मुस्कुराहट सुधा को नया जीवन देती महसूस हो रही थी। फोटो के अलावा गुड्डू गुड़िया भी थी, जिसने सुधा और राहुल बचपन में खेला करते थे। उपहार और भी बहुत लाया था राहुल, लेकिन यह चीज उसका दिल छू गई। आज पूरा दिन सुधा के नाम था। विमान ने शाम को एक आलीशान होटल में डिनर रखा था। रात में जब सुधा